So in the electrochemical series, as you go down, you can see that as you go down, what happened to the reactivity series? The reactivity decreases. Reactivity decreases. Reactivity decreases. Decreases. And as the reactivity decreases, you can see that the ease of discharge increases. So जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती है, ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज करता है. तो अगर आपको याद हो, ओ लेवल्स में भी आपने स्टडी किया हुआ है कि अगर एक्वस सोल्यूशन लें तो ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये बहुत ही डिफिकल्ट हैं, बल्कि दे नेवर डिस्चार्ज बिकॉज दे आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. इसी तरह से ये जो फॉस्फेट है PO4-3 और सल्फेट है, ये फॉस्फेट PO4-3 होता है, ये तीन जो हैं ये एक्वस सोल्यूशन में कभी डिस्चार्ज नहीं होते. दे नेवर डिस्चार्ज इन देयर एक्वस सोल्यूशन. बट उससे नीचे अगर आप आए तो यहाँ फ्लोराइड भी है, क्लोरीन से ऊपर होता है फ्लोराइड आयन. तो फ्लोराइड आयन, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड और सबसे नीचे हाइड्रोक्साइड. तो अगर एक्वस सोल्यूशन लें तो फिर मोस्टली हमें ये देखना, हमें को मिलना एक्सपेक्टेड होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है डिस्चार्ज होगा. और हाइड्रोक्साइड आयन जब डिस्चार्ज होता है तो उससे हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन गैस और वाटर निकलता है. यू गेट ऑक्सीजन गैस एंड वाटर फ्रॉम हाइड्रोक्साइड आयन. वेयर एज हाइड्रोजन आयन जब डिस्चार्ज होगा, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो अगर इस ये जो है ये डिस्चार्ज होगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा. लेकिन अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होगा, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, यहाँ गोल्ड भी है, AU भी है, और उसके नीचे फिर प्लैटिनम भी है, PT उससे भी नीचे आता है PT. तो अगर इनमें से कोई होगा, कॉपर या सिल्वर में से, तो फिर हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि कॉपर और सिल्वर में से जो भी नीचे होगा सोल्यूशन वो डिस्चार्ज होगा. तो आपका रूल ये है कि आप नीचे से ऊपर को जाकर देखते हैं, जो आयन पहले आ जाए उसको पहले डिस्चार्ज होना चाहिए है. So mostly if you have ions above hydrogen ions in the aqueous solution, तो हाइड्रोजन आयंस ही डिस्चार्ज होते हैं, और ये एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम ये डिस्चार्ज नहीं होते. हाइड्रोजन जब डिस्चार्ज होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी. उसके अगेंस्ट जो नेगेटिव आयन में आते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हम यही हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि पानी के अंदर जब सोल्यूशन बनी होगी तो हाइड्रोक्साइड को डिस्चार्ज होना चाहिए और उसके डिस्चार्ज होने से ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए. लेकिन लेकिन ये तो रूल्स हैं जो हमने पढ़े कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती है, ईज ऑफ डिस्चार्ज बढ़ता है. आप नीचे से ऊपर मूव करते हैं, जो आयन पहले आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा. ये रूल कैटाइंस के लिए तो बिल्कुल ठीक हमेशा ओबे हो जाता है. लेकिन एनाइंस में आके एक जगह पे डिविएशन पड़ जाती है. वो डिविएशन भी आपने ओ लेवल में स्टडी की हुई है, और वो है डिविएशन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन. डिविएशन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड की भी हमने बात की थी, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो हायर पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एनाइन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो डिस्चार्ज हो जाए. तो दिस अप्लाइज टू एनाइंस, नॉट ऑन कैटाइंस. तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये सिर्फ अप्लाई होती है ऑन द एनाइंस. अगर आपने, एक होता है जी डाइल्यूट NaCl. डाइल्यूट NaCl
DIL और फिर आगे डैश लिखा होता है और NaCl, डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl है और एक कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है। अगर डाइल्यूट NaCl लेते हैं आप तो फिर तो हाइड्रोजन ही निकलना है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस बहुत नीचे हैं, सोडियम आयन वो ऊपर है। और क्लोराइड आयन चूंकि कम कॉन्सेंट्रेशन में है, डाइल्यूट है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, तो फिर इसमें से आपको ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी और जो हमारा एज प्रेडिक्टेड था वैसे ही होगा। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेंगे तो भी हाइड्रोजन आयन ही डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि हमने अभी कहा था कि कैटाइन में कोई इशू नहीं आता हमारी, और हमारी जो सीरीज है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वे होती है। तो इधर तो हाइड्रोजन ही आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड की जगह क्लोरीन डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने से उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड डिविएशन ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज नॉट द रूल। क्लोराइड आयन को डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो क्लोरीन डिस्चार्ज हो रही होती है, ग्रीनिश येलो गैस बाहर आना शुरू हो जाती है। तो फिर केमिस्ट्स ने और फिजिसिस्ट ने ये कहा कि दिस इज डिविएशन फ्रॉम द रूल्स, फ्रॉम द लॉज, के एनाइंस जो हैं वो डिविएशन शो करते हैं, और होना चाहिए था हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें तो हाइड्रोक्साइड ही डिस्चार्ज हो गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वाले की दफ़ा हाइड्रोक्साइड की जगह क्लोरीन डिस्चार्ज हो गया, और आपका जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो नहीं सका। तो ये डिविएशन आ जाती है। ये डिविएशन आपने ओ लेवल में ही पढ़ी थी। दिस इज द डिविएशन ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइंस। यही चीज़ अगर आप कॉपर सल्फेट में करोगे, अब अगर आप कॉपर सल्फेट ले लो, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में आप जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वो ग्रेफाइट के साथ कर रहे हैं। अगर आप ग्रेफाइट में कर रहे हैं, ग्रेफाइट आपको होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन। कभी कभी वो पेपर में कार्बन का वर्ड लिख देते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड, तो उसका मतलब होता है ग्रेफाइट यूज किया हुआ है। डायमंड वगैरह तो हम यूज नहीं कर सकते, वो करंट कंडक्टर नहीं होता। तो अगर आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हुए कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, एक्वस कॉपर सल्फेट की, तो भाई कॉपर +2 जो है वो तो हाइड्रोजन आयन से नीचे है, इसलिए देखिए ये हाइड्रोजन आयन से नीचे है, तो फिर कॉपर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हमने कहा था नीचे से शुरू करेंगे, जो आयन पहले आ जाएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, और कॉपर के डिस्चार्ज होने से कॉपर का पिंक डिपॉजिट, आपको पिंक ब्राउन डिपॉजिट जो है वो दिखाई देगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। जबकि नेगेटिव आयन में आए तो इसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन भी है, लेकिन सल्फेट आयन तो उस कैटेगरी में चला जाता है जो एक्वस में कभी डिस्चार्ज नहीं होता, तो फिर हाइड्रोक्साइड से वही ऑक्सीजन और वाटर निकल आएगा। तो अगर आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हुए कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो चूंकि कॉपर आयंस हाइड्रोजन आयन से नीचे हैं, इसलिए वो डिस्चार्ज होंगे कैथोड पे जाके, क्योंकि पॉजिटिव आयंस ऑलवेज डिस्चार्ज है कैथोड। जबकि सल्फेट आयन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में तो है, पर वो डिविएशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो हमने डाल दिया हुआ है नेवर डिस्चार्ज में इन एक्वा सोल्यूशन। तो फिर हाइड्रोक्साइड ही डिस्चार्ज होगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो याद रखें, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके ए लेवल के P4 में टेबल कंप्लीशन के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर सल्फेट एक्वस लिया, कैथोड पे कैथोड के नीचे बॉक्स खाली होगा, उसमें बॉक्स में कौन सा एलिमेंट निकल रहा है, आप लिखेंगे कॉपर डिपॉजिट। फिर वो एनोड के नीचे कुछ खाली ब्लैंक लिखा होगा, उसमें कौन निकल रहा है, आप लिखेंगे जी ऑक्सीजन गैस। तो फिर उसमें लिखा होगा जी अपीयरेंस ऑफ डिपॉजिट,
ऑन कैथोड। तो कॉपर का कलर भी याद रखना है जी, इट इज पिंक ब्राउन डिपॉजिट। सोडियम वगैरह डिपॉजिट होते हैं तो वो शाइनी सिल्वरी मेटल्स होते हैं। कॉपर इज लाइक दिस, जो पिंक ब्राउन होता है। फिर अगर हेलोजन निकल रही थी, जैसे भी हमने NaCl में देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में क्लोरीन गैस निकलती है, तो उसका कलर आप हेलोजन से याद करके आए, वो है ग्रीनिश येलो गैस। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सल्फेट के सामने हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कलरलेस गैस इवॉल्व, ठीक है, कलरलेस गैस इवॉल्व विच रीलाइट्स द ग्लोइंग फ्लिंट। तो इस तरह के टेबल बनाने को आते हैं। इस तरह मोल्टन NaCl आ जाए तो फिर सोडियम डिपॉजिट होगा, शाइनी सिल्वरी मेटल, और क्लोरीन जो है डिस्चार्ज होगी और वो ग्रीनिश येलो गैस होगी। तो इस तरह से आपने कलर को भी याद रखना है और टेबल को फिल भी करना है। और फिर अभी हम रिएक्शंस भी देखने जा रहे हैं कि डिस्चार्ज होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं उनका उनको कैसे लिखा जाता है। आप ओ लेवल में लिखते रहे, काफ़ी प्रैक्टिस है आपको इसकी। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स फर्दर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इम्प्योर ओर होता है। इसके अंदर मेजर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही प्रेजेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओर है। इसके अलावा और भी हैं ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। तो हमने ये ओर जो है बॉक्साइट, उसको पहले प्योरीफाई करना है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल लेनी है। उसके बाद हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मोल्टन स्टेट में लेकर आना है। सबसे पहले हमने बॉक्साइड ओर लिया जो कि इम्प्योर था, उसमें ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड वगैरह इम्प्योरिटीज होती हैं। उसको आपने प्योर कर लेना है। प्योर कर लेने के बाद आपने उसको मेल्ट कर लेना है। नहीं जी, मेल्ट करने में पानी तो नहीं होता ना, इसलिए हमें ये कोई खौफ नहीं है कि इसमें पानी की कंपटीशन आने वाली है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में पानी नहीं डालना, सिर्फ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेना है। हाँ, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3300 डिग्री सी है। 3300 डिग्री सी, 3300 डिग्री सी इज वेरी हाई। तो फिर हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में ऐड करते हैं सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम क्रायोलाइट कहते हैं। ये नाम याद रखना है। क्रायोलाइट डालने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है टू समवेयर 900 डिग्री सी। 3000 से 900 पे लाने का फायदा क्या होगा हमें? हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी, हीटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप 900 डिग्री सी पे जब आ जाओगे तो फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ हीटिंग है वो कम हो जाएगी। बाकी कॉस्ट ऑफ करंट तो नहीं ख़त्म हो सकती, वो तो करंट तो गुजारना था, वो 3300 पे जाके भी तो गुजारना था, वो 900 पे भी गुजारना है। तो करंट तो गुजारना है, हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना होता है। बहुत हाई वोल्टेज की बैटरीज लगाई जाती हैं जो कि इसको काफ़ी कॉस्ट में इजाफा करती हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम आयरन से काफ़ी महंगा होता है। आप अगर एक खिड़की सपोज 10 बाई 10 फुट की बनाने जाते हैं, तो अगर आयरन की बनती है 5000 में तो एल्यूमिनियम की बनती है 15000 में, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है। उसकी वजह यह है कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में हाई वोल्टेज करंट जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो क्रायोलाइट का फ़ायदा जो था वो ये था कि उसने इसके मेल्टिंग पॉइंट को नीचे ले आया। अब आपने उसकी मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। मोल्टन के अंदर देखें डायग्राम के सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने एक वेसल लिया है जो कि स्टील का बना हुआ होता है और उसके अंदर इफ यू सी अ ब्लैक लाइनिंग इनसाइड इट, इन द वेसल यू सी अ ब्लैक कार्बन लाइनिंग। कार्बन का मतलब ग्रेफाइट लाइनिंग है उसके अंदर, और उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये जो लाइनिंग है ये किस चीज़ की बन गई, या ये किस चार्ज, इसमें क्या चार्ज आ गया? कैथोड। तो कार्बन लाइनिंग एज कैथोड बन गई। फिर उसके अंदर आपने मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो डाला अलॉन्ग विद क्रायोलाइट, ठीक है, और उसको हीट करते रहना है। हीट को बंद नहीं करना वरना सॉलिडिफाई होके तो करंट गुजरना बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यू हीटिंग टिल 1000 डिग्री सी सो दैट कि आपके पास जो है वो मोल्टन फॉर्म में रहे। फिर आपने उस मोल्टन फॉर्म के अंदर रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट,
कार्बन रॉड्स, ये रॉड्स की फॉर्म में है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स। तो ये जो एनोड हैं ये कार्बन की या ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड्स हैं और ये हैंग कर रही होती हैं, इसको हैंग किया जाता है इनटू द ओर। तो मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर इसको हैंग कर दिया जाता है, ये किसी सपोर्ट के साथ हैंग होते हैं, तो दे आर सस्पेंडेड। ये हैंगिंग इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब जैसे ही बैटरी को का करंट आप ऑन कर दोगे, ये इनको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनोड्स। अब बैटरी ऑन हुई, करंट गुजरना शुरू होगा, तो एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड, वहां जाके इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और एल्यूमिनियम मेटल हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। एनोड पे ऑक्साइड आयंस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ऑक्सीजन गैस बना देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती दिखाई देगी और ये ऑक्सीजन गैस इन कार्बन के इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर जाएगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो बेसिकली दिस ऑक्सीजन इज मोस्ट यूजुअली ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट एज ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन भी निकलती है लेकिन मोस्टली ऑक्सीजन चेंजेस टू CO2। तो एल्यूमिनियम जो है वो कैथोड पे लगेगा, जो कि लाइनिंग थी ऑन टू द वॉल्स ऑफ द वेसल स्टील टैंक। तो अब वो पिघल के, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, 900 से 1000 डिग्री तक रखा होता है और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है बिलो 900 होता है, इसलिए पिघली हुई फॉर्म में बॉटम पे नीचे आ जाए, क्योंकि हैवियर होता है। बीइंग हैवियर, molten aluminum will settle at the bottom of the tank। फिर हम यहाँ से कुछ देर के बाद इसमें गेट बना होता है, इसे खोल देते हैं, तो यहाँ से मोल्टन एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। तो यू कलेक्ट मोल्टन एल्यूमिनियम इन अ वुडन वेसल और आपके पास एल्यूमिनियम भी आता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती जाती है। तो मोल्टन फॉर्म थी ना, इसलिए आसान हो गया, एल्यूमिनियम से आयन से एल्यूमिनियम बन गया, ऑक्साइड आयन से ऑक्सीजन बन गई और वो कलेक्ट भी हो गए और इस तरह से आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ख्याल रखना होता है कि ये हवा में ना जाए, वरना आपकी एयर पोल्यूशन कॉज करेगी। अच्छा, NaCl की ब्राइन इज NaCl बेसिकली कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसमें जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये इतनी मुश्किल तस्वीर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम जिसमें आप एक बीकर ले लेते हैं, उस बीकर में आप जो है वो रॉड्स डाल देते हैं ग्रेफाइट की। सिंपल डायग्राम जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, हमें कोई मुश्किल सी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती पेपर में, जितनी की ये मुश्किल तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। एक रॉड को आप बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, दूसरी रॉड को आप बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ के उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करें ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। एनोड जो होता है उसकी लाइन थोड़ी सी लॉन्गर होती है, इसलिए ये पॉजिटिव है, और ये छोटी लाइन जो होती है ये नेगेटिव है। इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये कैथोड है, जबकि दूसरी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, तो ये आपका एनोड है। इसको फिर आपने डिप किया हुआ है इन द मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl।
यहाँ पर आपने NaCl की एक्वस फॉर्म ली हुई है, NaCl एक्वस लिया हो। द मोमेंट यू पास करंट, तो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें सोडियम आयन भी हैं और हाइड्रोजन आयन भी हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन बहुत नीचे हैं, इसलिए इसमें से आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती हुई जो है वो बबल्स की फॉर्म में दिखाई देगी। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी और यू विल सी बबल्स ऑफ गैस एट कैथोड। ये गैस कलरलेस होगी, लेकिन अगर आप इसका टेस्ट करोगे तो ये जो है पॉप करेगी इन द लाइटेड फ्लेम। जबकि दूसरा जो एनोड है हमारे पास, उसके ऊपर से भी गैस बाहर आएगी और वो क्लोरीन गैस होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था हाई कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज नहीं होते, क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो फिर सोल्यूशन में कौन से आयन रह जाएंगे जो डिस्चार्ज नहीं हुए? एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों मिलकर आपको पता है कि ये NaOH बना देंगे। दे विल फॉर्म NaOH, दे विल फॉर्म NaOH। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करने से आपको 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, एक हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस और एक एक्वस NaOH मिला, जिसको आप क्रिस्टलाइज करके तो NaOH भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन की सिंपल सी डायग्राम से हमने उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह आप जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस जो है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये सब मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, ये सारी ओ लेवल में पढ़ी है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन ए लेवल्स, और इसको आप अननोन कंडीशन पे भी लगाना सीखेंगे, आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ NaCl पे रखे हुए हैं, अब वो HCl भी पूछ सकता था, आपको पूछ सकता है, वो एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड भी पूछ सकता है, वो एक्वस लेट्स से एक्वस एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले सकता है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकता है, लेकिन आपको रूल्स अगर लगाओगे तो आपको प्रिडिक्ट करना कि कौन सा एलिमेंट जो है वो डिपॉजिट होगा और कैथोड और कौन सा होगा एनोड पे, वो आपने प्रिडिक्ट करना होना आपको आना चाहिए यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब ये देखिए जी, इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इसमें आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि हम एक प्योर कॉपर का कैथोड लेते हैं और इम्प्योर कॉपर का एनोड लेते हैं। इम्प्योर कॉपर वो कॉपर है जिसकी हमने प्योरिफिकेशन करनी है। हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया था, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज अभी भी मौजूद होती हैं, तो उसको हमने प्योरीफाई करना होता है। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे जी, कैथोड प्योर कॉपर का बन गया, एनोड की रॉड जो है वो इम्प्योर की बन गई, और दोनों रॉड्स को डिप कर दिया आपने एक्वस कॉपर सल्फेट के अंदर। अब आपने करंट को ऑन कर दिया, बैटरी का सर्किट कंप्लीट हुआ। तो कॉपर सल्फेट, अभी हमने बात की थी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो एनोड पे कॉपर आयंस जाएंगे, तो यहाँ भी कॉपर आयंस ही जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयंस हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एनोड है उसका मैस बढ़ता चला जाएगा और उसके ऊपर पिंक ब्राउन डिपॉजिट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। पहले भी पिंक डिपॉजिट ही था, मतलब पिंक ब्राउन ही कॉपर था, उसके ऊपर और कॉपर लग जाएगा, कॉपर पे कॉपर लग के जुड़ता जाएगा, तो कॉपर की ही बॉडी स्ट्रक्चर में इजाफा होता जाएगा। जबकि एनोड जो है वहां पर अब डिविएशन आ जाएगी। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ जाकर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होता, क्योंकि सल्फेट तो कभी डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन फिर बेचारा डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि इंस्टेड कॉपर आयंस जो हैं वो एनोड से उतरेंगे
और वही आयंस कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह करने से आपने हाइड्रोक्साइड को एक साइड पे करते हुए कॉपर आयंस ने अपना एक रास्ता बनाया, वो एनोड से उतरते गए और कैथोड पे लगते गए। उससे क्या होगा, एनोड आहिस्ता आहिस्ता करोड करता जाएगा और ये यहाँ से खत्म होता जाएगा। इम्प्योरिटी नीचे गिर जाएगी, वो कैथोड पे नहीं जाएगी। कैथोड पे सिर्फ कॉपर आयंस जो एनोड से उतरेंगे वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड में डिविएशन आगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन और कॉपर जो है डिपॉजिट देखा था आपने। लेकिन जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे होते हो तो अब की बार ऑक्सीजन नहीं निकलना बल्कि कैथोड में खुद रिएक्शन में इस्तेमाल होना शुरू हो जाना, क्योंकि हमने इसको इनर्ट कैटेगरी में डाला। इनर्ट में तो सिर्फ ग्रेफाइट और प्लैटिनम होते हैं। तो जब ये सिस्टम आप बनाओगे तो कैथोड वाला जो कॉपर है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड वाले कॉपर से कॉपर आयंस उतरेंगे, सोल्यूशन में आएंगे और वो जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से आपकी जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर आयन की कमी नहीं होगी। अगर आप ग्रेफाइट से करते तो कॉपर आयंस कम हो जाते हैं और कॉपर आयंस के कम होने से आपकी सोल्यूशन ब्लू से कलरलेस में चली जाती है। लेकिन जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो फिर आपकी सोल्यूशन का कलर जूं का तू रहता है, क्योंकि कॉपर आयंस सोल्यूशन वाले तो इस्तेमाल ही नहीं होते, वो तो एनोड से आते हैं और कैथोड की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली होता तो ये कि सोल्यूशन वाले कॉपर आयन कैथोड पे जाते हैं और वो सोल्यूशन वाले रिप्लेस हो जाते हैं फ्रॉम द एनोड। देयरफॉर द सोल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स कलर, इट विल रिमेन ब्लू। अगर आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेके करोगे तो उसका कलर ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्योरिटीज नीचे गिरती जाती हैं और कॉपर की जो प्योरिफिकेशन है वो होती चली जाती है। कुछ देर के बाद आपका एनोड खत्म हो जाता है तो आपको नया एनोड लगाना पड़ता है। तो इस केस में एनोड हैज टू बी रिप्लेस्ड, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स इंटैक्ट। But if you do this process of electrolysis using graphite or platinum electrodes, then you will see that the solution color will fade away. And in that case, जो आपका ग्रेफाइट या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है उनकी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एनोड वैसे का वैसे रहता है। हाँ, कैथोड पे मैस का तो बढ़ना जरूरी होता है, लेकिन नीचे प्लैटिनम रह जाएगा या ग्रेफाइट रह जाएगी और ऊपर कॉपर आ जाएगा। तो फिर आपको उस कॉपर को उससे अलग करना एक अलग मसला होगा। बहरहाल अगर आप इस तरह करेंगे तो कॉपर के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने से एक सिंगल पीस ऑफ कॉपर बड़े साइज का बन जाएगा और उसमें कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, इसमें एनोड जो है वो करोड़वे करेगा, लेकिन आप और एनोड लगाते जाएंगे और कॉपर को कैथोड पे डिपॉजिट करते जाएंगे। जितनी देर करंट गुजारेंगे, जितना ज़्यादा करंट गुजारेंगे और उतना ही ज़्यादा कॉपर जो है डिपॉजिट होगा और आपके पास उसकी जो अमाउंट आएगी वो ज़्यादा आएगी। सो दिस प्रोसेस can be carried out for longer period of time with a greater voltage and current with greater facilities, तो आपको ज़्यादा कॉपर मिल सकता है। तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर का तरीकाकार था। तो ये अब तक जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी वाइज। ए लेवल में जो नई अब चीज़ें हैं जो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव में तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कैथोड पे कौन सा एलिमेंट जो है बनेगा, एनोड पे कौन सा एलिमेंट बनेगा, उसका कलर क्या होगा, उसके अंदर बबल्स होंगे या नहीं होंगे, गैस निकलेगी तो उसका कलर क्या होगा। ये सब तो हमने क्वालिटी वाइज देख लिए। अब हमने क्वांटिटी वाइज देखना है इसको। ओके, सो अब हमने क्वांटिटेटिव की तरफ जाना है और क्वांटिटेटिव के लिए आपको जो है अगली क्लास तक का वेट करना पड़ेगा।
वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कितना मैस डिपॉजिट होगा। अगर आप कुछ कितनी देर के लिए करंट गुजारो, कितना करंट गुजारो, तो कितना मैस डिपॉजिट होगा। वो मैस या वॉल्यूम ऑफ गैस को कैलकुलेट करना, कितना चार्ज गुजारेंगे तो कितना मैस डिपॉजिट होगा, उसके लिए कुछ लॉज ऑफ फैराडे हैं वो हम स्टडी करेंगे, और फिर हम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें बेसिकली कैलकुलेशन कोई नहीं थी, आपने रिडॉक्स रिएक्शन लिखे और उसको जो है कंप्लीट किया। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटिटी एंड वी विल इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मोल्स एंड सम मोर कैलकुलेशंस इन इट। ठीक है जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।